गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। पंजाब पुलिस का अमृतपाल सिंह को पकड़ने का अभियान जारी है, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एनडीटीवी के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं जिसमें अमृतपाल अपनी मर्सिडीज कार छोड़कर एक ब्रेजा कार में बैठकर भागता हुआ नजर आया। पुलिस से बचने के लिए उसने गुरुद्वारे जाकर कपड़े बदले, उसने जीन्स पहनी और अपनी पगड़ी तक बदल ली। उधर कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल को ना पकड़ पाने पर पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है। ये वो सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें अमृतपाल सिंह ब्रेजा कार में बैठकर भागता नजर आ रहा है। ये जलंधर के पास एक टोल बूथ की सीसीटीवी तस्वीरें हैं 18 मार्च की। अमृतपाल घर से निकलते समय इस मर्सिडीज कार में सवार था, लेकिन जलंधर के शाहकोट के पास वो मर्सिडीज कार छोड़कर अपने एक साथी की इस ब्रेजा कार में सवार हो गया। अमृतपाल पुलिस से इतना घबरा गया कि उसने अपना हुलिया भी बदला, अपने कपड़े भी बदले। जो धार्मिक चोला पहनता था उसको उतारा, पैंट शर्ट पहनी, चश्मा लगा लिया, पगड़ी जो नीली पगड़ी थी उसे भी बदल करके गुलाबी पगड़ी पहन ली और ऊपर से एक जैकेट पहन लिया, शॉल ओढ़ लिया ताकि कोई पहचाने बिना। इतनी लंबी दाढ़ी थी उसकी, उसको भी उसने फोल्ड कर लिया कि वो पुलिस से बच सके। ब्रेजा कार से उतरकर उसने मोटरसाइकिल का सहारा लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सिर्फ एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल 2 मोटरसाइकिलों पर अपने 5 सहयोगियों के साथ गांव की पतली सड़कों पर भाग निकला। आप देख सकते हैं कि वो एक मोटरसाइकिल पर बैठता है। उसने गुलाबी पगड़ी पहन रखी है और चश्मा लगा रखा है ताकि पुलिस उसे ना पहचान पाए। 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। दूसरी तरफ अमृतपाल को लेकर लगाई गई हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा पंजाब पुलिस के पास 80,000 जवान हैं, फिर भी अमृतपाल को नहीं पकड़ पाए। कोर्ट ने कहा कि ये पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसियों की चूक है। कोर्ट में पंजाब पुलिस ने बताया कि उन्होंने अमृतपाल पर एनएसए लगाया है। कोर्ट ने पंजाब पुलिस को केस पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। पंजाब के ज्यादातर जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटा दी गई। पंजाब पुलिस ने लगभग सभी जिलों में फ्लैग मार्च भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लोगों को शांति बनाए रखने के लिए शुक्रिया कहा और अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको क्या लगता है कि अमृतपाल के क्या यहाँ पर लोग हैं सहयोग करने वाले जो अंदर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे उनका जो पहला मोटिव ये था कि वो एक डी एडिक्शन सेंटर को वो चूज करते हैं। हाँ। डी एडिक्शन सेंटर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, भोले वाले बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो डी एडिक्शन के लिए पहले से वहाँ पे आए हैं, उनको वो नेगेटिवली मोटिवेट करके अपने साथ में जोड़ता था। और लोगों से यही अपील है कि पंजाब में आए। पंजाब तो अच्छा है, कारोबार के लिए अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है। विदेशों में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पंजाब पूरी तरीके से शांत है। सड़कें चल रही हैं, बाजार खुले रहे, बच्चे स्कूल गए। अमृतपाल को पूरे पंजाब से जोड़कर ना देखें। अगर आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं, आइए। आप यहाँ मत्था टेकने आते हैं, आइए। लेकिन पंजाब के बारे में अमृतपाल मामले से संबंधित कोई धारणा बना के मत आइए, क्योंकि अमृतपाल पंजाब नहीं है, अमृतपाल पूरी सिख कम्युनिटी नहीं है, कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है, कोई तलवार लेकर सड़क पर नहीं घूम रहा है। पंजाब शांतिपूर्ण है और यहाँ सब धर्मों के लोग मिलजुल कर साथ रह रहे हैं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
प्रयागराज में पूर्व सांसद और कई संगीन मामलों के आरोपी अतीक अहमद के ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान वहां से बड़ी तादाद में नकदी, 11 पिस्टल्स और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा वहां पर मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों ने नोट गिनने की मशीन के जरिए ही गिनती की। अतीक अहमद का ये दफ्तर शहर के चकिया इलाके में है। काफी पहले इसके कुछ हिस्से को अवैध बताकर विकास प्राधिकरण ने गिरा दिया था। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान सरकार ने एक हेल्थ बिल को पास किया है, जिसके तहत अनिवार्य तौर पर हर शख्स को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इलाज का बिल राज्य सरकार भरेगी। राजस्थान में पारित हुआ स्वास्थ्य अधिकार कानून। इसके तहत राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार रहेगा। इलाज से कोई इनकार नहीं कर सकता है, खासकर इमरजेंसी केस में। अगर इमरजेंसी केस है तो कोई भी डॉक्टर, निजी या सरकारी, उसे प्राथमिक उपचार देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही मरीज का अधिकार रहेगा ये जानकारी पाना कि उसका इलाज किस प्रकार का हो रहा है, उसमें कितना खर्चा आएगा और उसकी जांचें जो हो रही है कितनी जरूरी है और किस तरह की है। आम जन के जीवन में गरीब से गरीब आदमी किसी इमरजेंसी में, किसी को सांप काट गया, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसकी हालत नहीं है कि वो 100 किलोमीटर पर जाए। अगर वहाँ 5 किलोमीटर हॉस्पिटल है, उसको इमरजेंसी में इलाज करना ही करना पड़ेगा। चाहे वो पैसा नहीं देगा, उसका पुनर्भरण सरकार करेगी, पैसे का इंतजाम सरकार करेगी, पर उसका जीवन बचाने के लिए वो इलाज जरूरी है। इसलिए सबको हमने पाबंद किया कि इमरजेंसी में तो सबको ये माननी पड़ेगी। लेकिन कई दिनों से निजी अस्पताल इसका विरोध कर रहे थे। निजी चिकित्सकों का कहना है कि इमरजेंसी की परिभाषा तय नहीं हुई है। साथ ही उनकी मांग थी कि स्वास्थ्य का अधिकार जो मल्टी स्पेशलिटी मल्टी बेड अस्पताल है उन पे ही लागू हो, ना कि हर डॉक्टर पर। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी में कोई डेफिनेशन नहीं दी है। इमरजेंसी में जो भी आपके पास आए उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अब ट्रीट इसके अंदर में ऑर्थोपेडिक का सर्जन, मेरे पास एमआई का पेशेंट आ जाए, अगर मैं उसको ना कर तो मना नहीं कर सकता उसको। निजी डॉक्टर्स के विरोध को देखते हुए सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जब कानून के बाद रूल्स बनाए जाएंगे उसमें उनका ध्यान रखा जाएगा। निजी डॉक्टर्स और अस्पताल के विरोध के बावजूद राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पारित कर दिया है। काफी ऐतिहासिक रहेगा ये बिल। इसके तहत अगर कोई भी मरीज इमरजेंसी के लिए किसी भी अस्पताल में आता है तो उसे इलाज देना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, और इसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही अगर मरीज अस्पताल में जाता है तो किस तरह का इलाज हो रहा है, किस तरह की जांचें हो रही हैं और उसका कितना आर्थिक भार मरीज पर पड़ेगा, ये सब जानकारी भी मरीज को उपलब्ध करवानी जरूरी होगी। जाहिर है चुनावी साल में गहलोत सरकार इसका फायदा जरूर उठाना चाहती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के बीच तमाम खींचतान के बाद आखिरकार आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होगा। दिल्ली वासियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। नए वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब। आपके पैर छू लिए उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए। आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पहले तो केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली का बजट रोका, फिर जब उनके सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने वही बजट तुरंत मंजूर कर दिया जिसको पहले रोक लिया था। दरअसल दिल्ली सरकार को 21 मार्च को बजट पेश करना था, जिसके लिए उसने 10 मार्च को ही बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवा दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ सवालों के साथ फाइल 17 मार्च को दिल्ली सरकार को भेजी। दिल्ली सरकार का दावा है कि बजट की फाइल 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजी गई, लेकिन मुख्य सचिव ने 20 मार्च की दोपहर तक सरकार को इसके बारे में सूचित नहीं किया। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रोल की जांच विधानसभा की विशेषाधिकार समिति करेगी। मामला मीडिया में उछलते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चले। फिर बजट की फाइल बुलेट ट्रेन की स्पीड से मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल,
केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूर होकर दिल्ली सरकार के पास आ गई। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी, एक सीएम चुना काम करने के लिए। अगर हर चीज में इस तरीके से अगर वो तंग करना है उनको और अगर काम नहीं करने देना, तो अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा नहीं है। जब कैबिनेट ने बजट को अप्रूव करके एलजी को भेज दिया, जब सारी चीजें एज पर जो लीगल प्रोसीजर है उसके द्वारा हम चल रहे हैं, तो फिर किस बात का ऑब्जेक्शन है? चौधरी प्रेम सिंह स्पीकर थे और उस समय के वित्त मंत्री श्री महेंद्र सिंह साथी ने दिल्ली विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, हाउस के बाहर तारीख की घोषणा कर दी और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा कि आपने जो तारीख अनाउंस की है, क्या इस बजट को ये बोल नहीं दे रहे, केंद्र सरकार से अनुमति दी गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऐतराज था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन कम है, विज्ञापन पर ज्यादा, जिसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ रुपए है, जबकि विज्ञापन पर पिछली बार जितना 500 करोड़। दिल्ली का बजट अब 21 मार्च की बजाय 22 मार्च को पेश होगा, मंगलवार की बजाय बुधवार को पेश होगा। देखने में यह बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोपों और दावों से अलग भी इस बात की जांच वाकई में होनी चाहिए कि आखिर दिल्ली का बजट पेश होने में देरी हुई तो आखिर क्यों। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के महाराष्ट्र विधानसभा में लव जिहाद पर दिए गए बयान के बाद अब मंत्री के दावों पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख मामले मौजूद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख को लोढ़ा के ही मंत्रालय से जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं न कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र के बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का विधानसभा में दिया गया ये बयान अब सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में कई जगह लव जिहाद के खिलाफ मोर्चे निकाले गए। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया कि लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मौजूद हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने महिला बाल विकास मंत्रालय से ही पूछा कि लव जिहाद के खिलाफ बनाई गई समिति में अब तक कितने मामले सामने आए, तो उन्हें जवाब मिला कि लव जिहाद का एक भी मामला नहीं मिला है। एक तरफ लोधा जी कहते हैं 1 लाख केसेस है, दूसरी तरफ नितेश राणे जी कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन जो व्यवस्था आपने बनाई, आपकी सरकार ने, हिंदुत्ववादी सरकार ने महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं के लिए व्यवस्था बनाई और पूरा इसका प्रचार किया कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे केसेस आइए, एक केस नहीं आया। इसका मतलब लव जिहाद हुआ है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। जो हम कह रहे हैं सभागृह में कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि आज तक ऐसा एक भी केस जो है सरकार के सामने नहीं आया। कांग्रेस ने भी लोढ़ा का घेराव किया और उनके इस बयान पर सवाल उठाए। मंगल प्रभात लोढ़ा को तो सबसे पहले अपना राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि वो विधायक नहीं, एक मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर ने जब भी कोई स्टेटमेंट देंगे उसमें सत्य होना चाहिए। अगर गलत स्टेटमेंट देते हैं, पूरे स्टेट को नहीं पूरे देश को मिसगाइड कर रहे हैं। और जब उन्हीं की सरकार के, उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लिख के देते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरीके के एक भी केसेस नहीं हुए, तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें करना, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना सीधा सीधा ये बताता है कि इज नॉट फिट टू बी एन मिनिस्टर। मंगल प्रभात लोढ़ा का बचाव करते हुए बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर लव जिहाद के मामले मौजूद हैं। मंगल जी इस विषय में बहुत ही डीपली काम कर रहे हैं, मूलतः बुनियादी जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। तो उनकी जो बातें हैं, जिसमें मालाड में जिस प्रकार की कई सारी घटनाएं सामने आई, 2 दिन पूर्व अहमदनगर में घटना सामने आई,
तो ये बिल्कुल उनकी बातों में तथ्य है, सत्यता है। किसी के वोट पाने के चक्कर में एक अच्छी व्यवस्था को बदनाम कर। हमारे पास तो सैकड़ों केसेस है जो हम कभी भी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है एक सामाजिक इशू, महिलाओं की सुरक्षा का इशू इसी बहाने से देखने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र भर में जब लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग जगहों पर मोर्चे निकाले गए, तब मौजूदा सरकार के ऐसे कई विधायक थे जो इन मोर्चों में शामिल हुए। मंत्री महोदय खुद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जबकि उन्हीं के मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े आए हैं वो उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। अब क्योंकि मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने ये महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था, ऐसे में या तो उन्हें अपने आंकड़ों को साबित करना होगा, या तो अगर वो नहीं कर पाते हैं तब उन्हें सदन से माफी मांगनी होगी और अपने इस बयान को वापस लेना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और जलंधर में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं, अब सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आप वहां पर मौजूद हैं, पुलिस बता रही है हम काफी कोशिशें कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है, अमृतपाल के खिलाफ एनएसए लग जाता है, सीधा तौर पर यहाँ पर कोर्ट भी फटकार लगा रही है कि 80,000 से ज्यादा जवान है, बावजूद उसके वो पकड़ा नहीं जा सका है। क्या लगता है खुफिया एजेंसियां, जो सरकारें, राज्य सरकार है, साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियां, उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है ये? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो आप कह रही हैं, और जिसको जाहिर सी बात है कोर्ट ने भी कहा है कि कड़वा सच है, वो भाग्य इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जो ज़्यादा बड़ा पहलू है, वो ये पहलू है कि अमृतपाल जिसका एक बबल बन गया था, जिसके बाद जिस पर यह कहा जा रहा था कि अगर उसको गिरफ्तार किया तो हिंसा हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसके अमृतपाल भले ही ना पकड़ा जा सके, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन अमृतपाल को पकड़ने के साथ साथ उसके नेटवर्क को तोड़ने का था, उसके जो पैसा देने वाले थे उसको बस करने का था, उसकी मनी ट्रेल निकालने का था, उसके मास्टरमाइंड्स को पकड़ने का था। उसमें पंजाब पुलिस पूरी तरीके से कामयाब हुई। एक तीसरा पहलू है कि अमृतपाल जो अपने आप को सच्चा सिख बताता था, कहता था कि वो सिक्खी को पंजाब में पढ़ाएगा, अमृत चखाएगा, और कहता था कि गिरफ्तार करना है तो मैं बैठा हूँ, आके गिरफ्तार करो, गोली चलेगी तो पहली गोली मैं सीने पे लूँगा। वो किस तरीके से भागा हुआ घूम रहा है। तो वो जो उसका एक धार्मिक चोला था, वो भी पंजाब पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल जो अपने आप को सिख संत बताता था, उसका क्रिमिनल माइंडसेट है। हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग को अच्छे से पता है कितने केसेस होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो कोई अपराध करता है तो उससे पहले सोचता है कि मैं बचूंगा कैसे। अमृतपाल ने भी वही किया। उसने मर्सिडीज कार से पहले वो अपने जब घर से निकला 18 तारीख को जल्लूपुर खेड़ा जो अमृतसर में है, वहाँ से निकला, उसको पता चला रास्ते में कि हरीके के पास पंजाब पुलिस बैरिकेड लगा करके खड़ी हुई है, उसकी गिरफ्तारी होगी। वो यहाँ से यू टर्न लेके भागता है। भागने के बाद जलंधर ग्रामीण में महतपुर के पास इतने करीब आ जाती है पंजाब पुलिस कि एक स्कॉर्पियो से उसकी गाड़ी पर टक्कर भी मारती है। लेकिन जब वो मर्सिडीज कार का स्कॉर्पियो से मुकाबला नहीं किया जा सकता है, जाहिर सी बात है मर्सिडीज आगे निकल जाती है। आप तेज रफ्तार काफिला भी देखेंगे, हमारे पास तस्वीरें जो हमने भेजी इसमें तेज रफ्तार काफिला भी जा रहे थे। काफिले में 2 इंडेवर कार थी, एक मर्सिडीज और पीछे एक ईसुजू कार थी। उसके बाद अमृतपाल शाहकोट के पास अपनी मर्सिडीज कार छोड़ता है, अपने सहयोगी को बुलाता है फ़ोन करके, वो आता है सहयोगी, फिर वो ब्रेजा कार में सवार हो जाता है। ब्रेजा कार में भी वो आगे नहीं बैठता है, वो पीछे बैठता है छुप के किनारे, ताकि वो पकड़ में ना आए। फिर वो नांगलकोट गुरुद्वारे जाता है, कपड़े बदलता है, फिर वो आगे की तरफ निकलता है। आगे नहीं बैठता ब्रेजा कार में क्योंकि उसे पता है कि टोल पे या कई जगह सीसीटीवी हो सकते हैं तो फुटेज में आ जाएगा वो। उसके बाद जलंधर ग्रामीण के इलाके में वो उतरता है। हमारे पास जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कल से, उसके 2 सहयोगी एक बुलेट पर एक प्लेटिना पर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो प्लेटिना मोटरसाइकिल में सवार होता है, पीछे बैठता है, वहाँ भी हुलिया बदलता है, जैकेट पहन लेता है, एक चश्मा लगा लेता है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। उसकी दाढ़ी लंबी है यहाँ तक, वो अपनी दाढ़ी भी फोल्ड कर लेता है लोगों को चकमा देने के लिए, और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। वो हाईवे के बजाय वो गांव की पतली गलियां लेते हुए निकलता है, भागता है, ताकि वो कहीं हाईवे पे नाकेबंदी पुलिस की है वहाँ पकड़ा ना जा सके। सारी तस्वीरें 18 तारीख की हैं, शनिवार की हैं, जब उसके पीछे पंजाब पुलिस लगी हुई थी।
तो एक पहलू तो आपने बता दिया कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन ये दूसरे तमाम पहलू हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। पूरे यूके में कुछ हो गया हो भारतीय उच्चायोग पर, लेकिन पंजाब में तो एक पत्थर नहीं पड़ा। तो जो ये लोग कहने लगे कि अमृतपाल तो छोटा भिंडरावाला पैदा हो गया है, नया भिंडरावाला है और राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन पंजाब, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये पंजाब पुलिस की बहुत उपलब्धि है। भिंडरावाला को लोग कहते थे यहाँ पर वो संत है, लेकिन जिस तरीके से इसके कृत्य हैं अमृतपाल के, तो संत तो छोड़ दीजिए, ये भगोड़े की तरह से, भगोड़े से भी ज्यादा तरीके से भाग रहा है। तो ये चेहरा भी बेनकाब किया है पंजाब पुलिस ने पंजाब की जनता के सामने। जो लोग भी इसको लग रहा था कि नहीं ये तो सिख धर्म के लिए अच्छा कर रहा है, वो भी देख रहे हैं कैसे दाढ़ी, जो सिखिज्म के सिंबल्स हैं, ये उनको कॉम्प्रोमाइज करके, उनको छुपा करके भाग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस को एक गोली नहीं चलानी थी। अब कोई कह ले कोर्ट क्या पकड़ नहीं पाए, मर्सिडीज कार में जब स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी, वो चाहते तो एक फायर करते, टायर में 2 फायर करते, वहीं पकड़ लेते, लेकिन डिसाइड किया था कि ना हवा में गोली चलानी है, ना टायर पे गोली चलानी है, ना किसी आदमी पे गोली चलानी है। गोली चलाने का प्लान होता तो अमृतपाल अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होता। तो ये हाथों से पकड़ने का ऑपरेशन था, वो उसमें अमृतपाल फरार होने में कामयाब रहा है। अमृतपाल भागता घूम रहा है, लेकिन उसका नेटवर्क खत्म हो गया है। जो यहाँ पर करना चाह रहा था, जो बीज बोना चाह रहा था अलगाववाद का, वो बीज निकाल के फेंक दिया गया। पंजाब शांतिपूर्ण है, कहीं कोई मसला नहीं है, इंटरनेट चालू हो गया है, लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ पर आप बता रहे हैं पंजाब शांतिपूर्ण, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक कोशिशें लेकिन यहाँ पर लगातार आप बता रहे हैं किस तरीके से हो रही है, लेकिन 5वां दिन है कि 80,000 से ज्यादा जवान पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, बावजूद उसके एक शख्स को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। बाकी संगी साथियों को पकड़ा गया है, NSA उस पर लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे लगा हुआ है, बावजूद उसके वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और साथ ही राज्य, न सिर्फ केंद्र की जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो बेशक एहतियात बरत रही हैं, लेकिन 5वां दिन हो गया इस शख्स को अभी तक चकमा देते हुए, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर सौरभ लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है जलंधर में, और बता रहे हैं कि अब इंटरनेट की जो तमाम वहां पर रोक लगी हुई थी उसको भी खोल दिया गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। कई इलाकों में अलग अलग तरह के पोस्टर लगाने को लेकर कुल 100 केस भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एंटी मोदी पोस्टर लगाने के लिए 44 FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 2000 पोस्टर हटाए हैं और 2000 पोस्टर भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं इस खबर में क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बेसिकली बहुत सारे पोस्टर्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे थे और ये सारे पोस्टर चोरी छिपे लगाए जा रहे थे रात के वक्त या फिर सुबह तड़के, और इन पोस्टर्स में लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। तो जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर कोई भी इस तरह के पोस्टर लगेंगे या कोई और पोस्टर हो, उनमें नीचे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका नाम, पता और एड्रेस लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो कोई भी पोस्टर हो उस पर कार्रवाई होती है। तो दिल्ली पुलिस लगातार ये ट्रैक कर रही थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोई इस तरह के पोस्टर जो है वो रात के वक्त लगाता है या सुबह तड़के लगाता है। तो दिल्ली पुलिस ने जाँच के दौरान बाद जो है दिल्ली के IP स्टेट इलाके से एक वैन को पकड़ा। इस वैन में करीब 2000 पोस्टर थे और वैन के ड्राइवर ने बताया कि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जा रहा था और उन्होंने ये पोस्टर ऑर्डर किए थे। एक दिन पहले भी वो इस तरह के पोस्टर जो है वो देके आया था। जब इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने जहां से ये पोस्टर आए थे, जिस प्रिंटिंग प्रेस से ये पोस्टर आए थे, उन 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को पकड़ा, गिरफ्तार किया और उन्होंने पूछताछ में कहा कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे 50,000 पोस्टर उनको ऑर्डर किए थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन पोस्टरों में कहीं भी नाम, पता और एड्रेस किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का नहीं लिखा हुआ था। इसके साथ में बिना सिविक एजेंसीज के परमिशन के ये पोस्टर चोरी छुपे लगाए जा रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने जो डिफेसमेंट एक्ट होता है उसके तहत कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक वैन का ड्राइवर है और साथ में 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। दिल्ली पुलिस ने 2000 पोस्टर जब्त किए हैं, जबकि अलग अलग इलाकों से 2000 ऐसे पोस्टर हटाए हैं।
इन 44 FIR के अलावा करीब जो टोटल जो FIR हुई हैं वो 100 FIR हुई हैं और उनमें भी अलग अलग तरह के पोस्टर जो हैं वो लगाने का मामला है और उन पोस्टरों को लगाने के दौरान भी कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर नहीं लिखा गया था। तो पुलिस के मुताबिक जहां भी ऐसे पोस्टर होते हैं जिनमें प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नाम पता नहीं होता है, वहां पर वो कार्रवाई करती है और इस तरह के पोस्टर जो लगाए जाते हैं उनके पहले जो सिविक एजेंसीज होती हैं उनकी परमिशन भी लेनी होती है और ये दोनों काम नहीं किए गए थे, इसलिए इसमें कार्रवाई की गई है। हालांकि ये जमानती अपराध है और सभी आरोपियों की जमानत हो गई है। जी, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये जो पोस्टर हैं 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर था, उन्हें आपके कार्यालय में ले जाया जा रहा था। क्या पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि इसमें आपसे जुड़ा हुआ कोई मामला है? आपकी कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की इस पर? देखिए, पुलिस के मुताबिक जो एक्यूज पकड़े गए हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हों या जो वैन का ड्राइवर हो, वैन के ड्राइवर ने कहा कि वो एक पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जो है ड्रॉप करने जा रहा था। दूसरा जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं उन्होंने पूछताछ में बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको इन 50,000 पोस्टरों को छापने का आदेश मिला था। तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी जो रिएक्शन है वो नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो एक्यूज से पूछताछ हुई है उसके बेसिस पर यह मालूम चला कि आम आदमी पार्टी ने पोस्टरों का ऑर्डर किया था। हालांकि जो मामला है वो वही है कि पोस्टरों में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नाम, पता और एड्रेस नहीं था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए आपका। तो यहाँ पर दिल्ली में जो एंटी मोदी पोस्टर लगे थे उनको यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि रात को चोरी छुपे ये पोस्टर लगाए जा रहे थे और उनके नीचे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका कहीं कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, 2 इसमें प्रिंटिंग प्रेस के संचालक हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बोर्ड की परीक्षाएं एक मजाक बनकर रह गई हैं। 10वीं और 12वीं के पर्चे परीक्षा से 5 से लेकर 50 मिनट पहले ही लीक हो रहे हैं। कई बार तो परीक्षा के पर्चे 299 रुपए में ऑनलाइन बिकते भी पाए गए। राज्य सरकार कभी कहती है कि पर्चे लीक हो गए हैं तो कभी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसलिए इस हाँ या ना के बीच कई जिलों में कार्रवाई भी हो रही है। देखते ही रिपोर्ट। दमोह के सैलवाड़ा सरकारी स्कूल में सोमवार को 12वीं के फिजिक्स का पेपर लीक हो गया। मामले में खुद कलेक्टर ने कार्रवाई की, स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक वृत्ति जो शाला विकास निधि से जो उसको भर्ती किया गया था, उसके मोबाइल से इसको वो क्लिप को जो है वो सेंड करने की बात जो है वो स्पष्ट हो गई है। वो जो है उसमें डिलीट किया गया है, जिसको हम लोग जो है पुनः जो है वो लिया जाएगा और जहाँ पे भी उन लोगों ने फॉरवर्ड किया होगा या किसी और को आगे की मैसेज किया होगा उसको भी हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करके नियमानुसार सभी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। 17 मार्च को धार में अंग्रेजी की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। सरकारी स्कूल के शिक्षक क्लर्क गिरफ्तार हुए। हम लोगों ने कन्या हाई स्कूल नालसा में जाकर के जो हमारी रैपिड टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, उसने वहां जाकर के ट्रेस किया तो सोशल मीडिया पे जो प्रश्न पत्र भेजा जा रहा था उसका मिलान इस केंद्र की परीक्षा एक क्वेश्चन पेपर से हुआ। उसके तहत वहां फ्लाइंग स्क्वाड ने सघन जांच की, तत्काल सघन जांच की और 1 से 2 घंटों में ये हमें ऐसा सुनिश्चित हुआ कि उस प्रश्न पत्र की जो स्कैनिंग है वह इसी केंद्र से की जा रही थी। मुरैना के जौरा में सेंट्रल एकेडमी स्कूल में भी पेपर लीक की शिकायत आई। जौरा से हम लोगों को सूचना मिली थी कि 8:50 के लगभग व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पे कुछ आंसर कीज जो है सर्कुलेट हुई थी। 10वीं 12वीं के पेपर मध्य प्रदेश में लगातार लीक हो रहे हैं, जिसे रोकने में सरकार फेल है। अब तक 14 दिन हुई परीक्षा में 11 पेपर लीक होने के आरोप हैं। शिक्षक, स्टाफ सहित 30 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 299 रुपए तक में पेपर बिकने के आरोप हैं। फिर भी मंत्री जी कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। प्रथम दृष्टा जो पहले राउंड में जो जानकारी आई थी वो हमने जांच करा ली, उसमें सही नहीं पाए गए जो वायरल हो, लेकिन फिर भी छात्रों के साथ भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने FIR दर्ज करा दी है
और 1-2 दिन में वो गिरोह का पर्दाफाश होने वाला है। जो गिरोह इस काम में लगा हुआ था, जो पहले वायरल होते वो पर्चे जो उन्होंने कहा था वो मिलान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लीक नहीं हुआ, वो वैसे ही फर्जीवाड़े में वायरल कर रहे थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया, कहा राज्य में कुशासन चल रहा है। आदमी के डीएनए में बदमाशी आ गई है। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करने की, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत रही है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, उसमें भी इसी तरह के मामले थे। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया, अन्य चीजें हुई, आपको सब मालूम है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पेपर भी लीक होंगे, भर्तियां भी हो जाएंगी, जिनको भर्ती करना होगा उनके पेपर दे देंगे। तो ये तो यहाँ पे एक पूरा कुशासन चल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और लगातार पेपर लीक से मेहनत से परीक्षा देने वाले बच्चों का हौसला टूट रहा है। पढ़ने वालों को ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमने पूरे साल पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा उसको पेपर मिल गया, ऐसा रहता है। हम लोग तो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, दूसरों को मिल जाता है तो उनको तो फ़ायदा हो जाता है, हमें तो नुकसान होता है ना। हमारे परसेंट सही नहीं आते, उनके ज़्यादा आ जाते हैं। हम साल भर से पढ़ाई करते हैं और लास्ट के दिन मतलब जब एग्ज़ाम होने को होता है, हम अपना तो पेपर लीक कर देते हैं। तो ये जहाँ तक है तो बोर्ड की भी थोड़ी सी सेफ्टी बरतनी चाहिए, बोर्ड को भी। बच्चों को पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है जब इस टाइप से पेपर मिलने लगते हैं मार्केट में। तो पेपर लीक रोकने के लिए अब सरकार ने योजना बनाई है कि राजस्व और पुलिस विभाग के आला अधिकारी थाने से स्ट्रांग रूम तक पेपर लेकर आएंगे। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक। व्यापम से दागदार छवि को सरकार बनाने के बजाय और बिगाड़ने में जुटी हुई है। प्रशासन चोरी लीक पकड़ रहा है, सरकार तर्क वितर्क और कभी कुतर्क में उलझी हुई है और इन सब के बीच लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया,